A 150-meter long train accelerates uniformly from rest. If the front of the train passes a railway worker 50 meter away from the station at a speed of 25 meter per second, what will be the speed if back part of the train as it passes the worker? क्या बोल रहे थे स्टूडेंट? ये आपको डिसाइड करना है. अरे सॉल्यूशन ही मुझसे पूछ लीजिएगा तो सॉल्व क्या करेंगे? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? जस्ट टेल मी. देन ये तो हमसे हिंट मांग रहे हैं. मतलब ये तो मैं तो यहाँ पे एज ए टीचर क्लास में बोल दूंगा, बट एग्जाम हॉल में आपको लैंग्वेज को डिकोड करना है. करेक्ट ना? अब इस तरीके से क्वेश्चन आ गया. इट इज़ काइंड ऑफ कम्प्रिहेंशन केस स्टडी. अब आपको माइंड में इसका पिक्चर और डायग्राम बनाना पड़ेगा कि इसमें कैसे कैसे क्या हो रहा है. करेक्ट है? और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ये भी दिमाग में है कि वही 3 फार्मूला से काम भी चलाना है. कौन सा 3 फार्मूला? यस. चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए. ये बोला गया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट क्या उस एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है? मतलब एक तो कांस्टेंट है बट क्या है वो नहीं दिया हुआ है. राइट? मान लेते हैं पहले के ज़माना का ट्रेन है. आ सकता है. यहाँ देखिए. अब सबसे पहला क्वेश्चन, किसी भी मोमेंट पे इस बॉगी का जो स्पीड रहेगा इस डब्बे का और पीछे वाले डब्बे का डिफरेंट स्पीड रहेगा या सेम स्पीड रहेगा किसी भी टाइम पे? सर किसी भी रिजिड बॉडी का, किसी भी कोई भी, मेरा मार्कर एक रिजिड बॉडी है और इसको अगर फेंकते हैं तो ये मार्कर जितना भी पार्टिकल से बना होगा उसका मार्कर का हर पार्ट का सेम स्पीड रहेगा. राइट? करेक्ट? इसका मतलब है कि अब यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ट्रेन का लेंथ कितना दिया हुआ है? 150 मीटर. और जहाँ पे वर्कर काम कर रहा था, ट्रैक का मरम्मत कर रहा था, वो इसके इंजन से कितने दूरी पे था? तो यहाँ पे इंजन जहाँ पे इनिशियली ट्रेन पे स्टेशन पे जहाँ पे खड़ी थी वहाँ पे x = 0 मान लेते हैं. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाइज x = क्या इसको 50 कर दें? ओके. और जब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इसका मतलब है कि जब इसका इंजन, ट्रेन का इंजन जब इसको क्रॉस किया तो उस टाइम पे मुझे वेलोसिटी दिया हुआ था
तो इस पॉइंट को मैं नाम ए देता हूँ, इस पॉइंट का नाम बी देता हूँ। अब ट्रेन का सबसे लास्ट डब्बा जब वर्कर को क्रॉस कर रहा होगा तब तक ट्रेन का इंजन कहाँ पे होगा? दिमाग दौड़ाइए तो। इसका मतलब है कि सर वजह सर 150 मीटर का तो ट्रेन ही है और ट्रेन का लास्ट डब्बा यहाँ पे, तो इंजन यहाँ पे, करेक्ट। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जब ट्रेन का इंजन गुजरा तो स्पीड दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ है, और जब पूछा गया है कि ट्रेन का जब लास्ट बॉगी जब डब्बा जब गुजरेगा वर्कर के पास से तो उस टाइम पे ट्रेन का स्पीड क्या रहेगा, करेक्ट। तो भाई ट्रेन का स्पीड के लिए किसी एक बॉगी पे तो कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, सारे बॉगी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो नहीं तो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखने लगेगा। तो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस ट्रेन को एज ए होल देखेंगे या किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे, बिकॉज किसी एक बॉगी का अगर जो रहेगा वही सबका वेलोसिटी रहेगा कॉमन, करेक्ट। मोटा मोटी मान के चलिए ट्रैक मेरा स्ट्रेट ट्रैक है तो मैं इंजन पे ही फोकस करके रखता हूँ। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ए से बी के बीच में काम करते हैं, तो ए से बी के बीच में काम करने के लिए यूएक्स कितना है? ए से बी का मतलब ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट, राइट। यूएक्स 0 और वीएक्स कितना? प्लस दें या माइनस दें? तो सर अकॉर्डिंग टू सिस्टम प्लस ही देना चाहिए, राइट। ट्रेन मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और डेल्टा एक्स कितना दें? एंड we are concentrating on what? We are concentrating on इंजन। नहीं, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, बोलिए। हाँ ओके, तो यहाँ से मतलब इस पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट होकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा सर? 50 मीटर, राइट। इसको एक पार्टिकल के, इंजन को एक पार्टिकल के जैसा मानिए, तो क्या हम लोग वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax डेल्टा एक्स, इसमें सब कुछ तो पता है ए और बी के बीच में, ए पता है, ए पता है, ए पता है, क्या यहाँ से ax नहीं निकल जाएगा? तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू 0 अब प्लस 2ax इंटू 50, हाउ मच? ax इक्वल टू 625 ना, 625/100, इज इट राइट? इतना ही रहने देते हैं, मतलब 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक आ गए। अब हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए से सी के बीच में काम कर लेते हैं, करेक्ट। यहाँ से यहाँ के बीच में काम करते हैं, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन का डिमांड है कि जब ट्रेन का लास्ट बॉगी, बहुत क्वेश्चन बड़ा दिख रहा था लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था, लास्ट बॉगी जब वर्कर को क्रॉस करेगा तो उस टाइम पे ट्रेन का स्पीड क्या रहेगा। तो हम लोग जब लास्ट बॉगी इसको क्रॉस करेगा तब तक ट्रेन का इंजन यहाँ पे आ चुका होगा, और ट्रेन का इंजन डेल्टा एक्स इक्वल टू 200 कवर कर चुका है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, राइट। अब हम लोग किसके बीच में काम कर रहे हैं? ए से सी के बीच में काम कर रहे हैं। तो मेरा ए है इनिशियल सिचुएशन और ए है फाइनल सिचुएशन, राइट। तो यू एक्स कितना? 0, एक्स नॉट कितना? 0, और एक्स कितना अब तो यहाँ पे पता हो गया। अब भी डेल्टा एक्स कितना एवरीवन? 200 लिख सकते हैं, 200 माइनस 0 इक्वल टू 200। तो भाई वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर अब प्लस 2ax डेल्टा एक्स, और यहाँ पे यू एक्स है 0, तो वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625/100 एंड टू डेल्टा एक्स कितना? 200 ना। चलिए ये हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा? 4 × 625, इज इट राइट। तो वी एक्स इक्वल टू कितना? क्या यहाँ से वी एक्स का वैल्यू बता सकते हैं? वी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 4 × 625, तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 50, इज इट राइट।
लेकिन यहाँ पे माइनस वाला नहीं लेंगे बिकॉज ट्रेन इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो इसमें किसको रिजेक्ट कर देंगे, माइनस वाला पार्ट को रिजेक्ट कर देंगे, तो प्लस 50 मीटर पर सेकेंड, यही तो आंसर होगा। अगर सबको समझ में आ गया तो यस बोल दीजिए, नहीं तो फिर दोबारा इसको समझाता हूँ। तो ऐसा क्वेश्चन अगर लैंग्वेज का HCV में मिलेगा तो बन जाएगा। बट इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन का लेंथ देखकर नहीं डरना है भाई। क्वेश्चन का जैसे यहाँ पे आपको तो ये तो थोड़ा सा समझ में आ गया कि व्हाट द पावर ऑफ की डायग्राम ड्रॉ करने से कितना कुछ क्लियर हो जाता है, चीज़ें विजुअलाइज होना स्टार्ट होता है। करना क्या है, राइट। पहले तो रास्ता ही नहीं दिखता है, करना क्या है। और जैसे ही डायग्राम ड्रॉ कर दिए वो तो थोड़ा मन भी लगा, ट्रेन ऐसा होता है, यहाँ पे इंजन है, अच्छा इसको ऐसे लेके जाएंगे, ओके। ट्रेन एक बॉगी दूसरे बॉगी से कपलिंग से अटैच रहता है, अब सबका स्पीड सेम रहता है। बीच में अगर दो बॉगी के बीच में अगर स्प्रिंग से जुड़ा रहता तो इट माइट भी कि अलग अलग स्पीड होता। बट अगर कोई दो बॉडी रिजिडली अटैच रहेगा तो एक्सटेंड और इलोंगेट नहीं हो सकता है, तो सबका स्पीड कॉमन रहेगा, करेक्ट। अभी ठीक है। मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने बोला कि एक क्वेश्चन डायग्राम बनाने से बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे दिमाग लगाएंगे। बिल्कुल मान सकते हैं, मान सकते हैं। बट अगर थर्ड इसको अगर रेफरेंस मान रहे हैं, थर्ड नहीं लास्ट बॉगी को, तो उस टाइम पे फिर आपको केयर करना पड़ेगा कि x इक्वल टू 0 यहाँ मानना पड़ेगा, राइट। और उस टाइम पे अगर ए यहाँ पे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब ट्रेन का फ्रंट पार्ट मतलब इंजन, राइट, जब बर्कर को क्रॉस किया तो उस टाइम पे इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपको केयर कर लेना पड़ेगा। तो भाई अगर ट्रेन का ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, ट्रेन का अगर फ्रंट पार्ट 50 मीटर आगे जाएगा तो ये भी तो 50 मीटर ही जाएगा। ये अगर 50 मीटर तो ये क्या 5 मीटर, या सबका सेम रहेगा। 1 मीटर अगर इंजन आगे बढ़ेगा तो लास्ट तक बॉगी का सारा पार्ट 1-1 मीटर से आगे बढ़ जाएगा, राइट। तो उस टाइम पे ये जब यहाँ पे ये आएगा तो इसका जब इसका यहाँ पे ट्रेन का हर बॉगी का डिस्प्लेसमेंट तो सेम दिखेगा, राइट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर 50 मीटर ए से बी के बीच में तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर, इसलिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप बताइए ए से सी के बीच में क्या क्या चीज़ है दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, Vx निकालना है, राइट। Ax आपको पता चल चुका है, x0 यहाँ पे पहले ही सॉल्व करने के लिए क्या मान लिया है, दिया हुआ नहीं था बट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैंने x इक्वल टू 0 यहाँ पे मान लिया, ये राइट। और भाई यहाँ पे ux 0 है, करेक्ट। तो अब आपको Vx दिया, Vx निकालना है और ux और ax और डेल्टा x तीनों पता है, और आपके हाथ में 3 ही तो इक्वेशन है ax कांस्टेंट के लिए। अब दिमाग दौड़ाइए कि कौन सा लगाएं, क्या यहाँ पे टाइम आपको पता है, तो ज़्यादा रिलेवेंट आपको यहाँ पे फास्ट होने के लिए कौन सा इक्वेशन लगाना पड़ेगा, इससे काम चल जा रहा था। ले देकर तो 3 ही इक्वेशन सामने है ना, वो 3 में से कोई भी निकालना था। सर Vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी भी तो लगा सकते थे। मेरा क्वेश्चन टाइम है आपके पास दिया हुआ, तो टाइम निकालेंगे फिर वो लगाएंगे, इससे बेटर है ना कि यहाँ पे इससे Vx निकाल लेंगे। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता था कि हाउ मच टाइम टेकन बाई इंजन पासिंग गोइंग फ्रॉम ए टू सी। तो जब Vx निकाल गया तो अब इसका यूज कर सकते हैं Vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस x इक्वल टू 4 मीटर, करेक्ट। ये इन्फॉर्मेशन है, यू एक्स इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, एक्स इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट, एक्सीलरेशन वेरिएबल दिया हूँ या कांस्टेंट दिया हूँ? ओके, सेकेंड, चलिए यहाँ तक आई तो सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कर पाएंगे? दोनों तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप सब पहले मुझे इतना ही बता दीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगाएंगे। आपके पास 3 ही फार्मूला है ना। थर्ड वन इज व्हाट, विच वन? थर्ड वन इज व्हाट, मतलब बोलिए फार्मूला। ओके, सॉल्व करके मुझे टाइम बताइए, डू इट फास्ट। एंड पार्टिकल स्टार्ट, यहाँ लिखिए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन x नॉट इक्वल टू 0, ये है मेरा पार्टिकल, ठीक है। और देखते हैं कोई एक मिनट HCP में कोई प्रॉब्लम में देखिएगा कि ऐसे दिया रहता है, क्या सारा काम करने के बाद ऑल्सो एनालाइज द सिचुएशन, ऑल्सो ब्रीफिंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, मतलब आपने प्रॉब्लम बनाकर क्या ऑब्जर्व किया उस पर थोड़ा सा कुछ 2 लाइन कमेंट करना है, करेक्ट। कितना टाइम आया? नहीं, यहाँ पे मैं यूएक्स 4 मीटर, यूएक्स जहाँ पे लिखता हूँ इसका मतलब है कि मैं अलजेब्राइक सोच रहा हूँ, करेक्ट। नहीं भाई, यूएक्स अगर 4 मीटर पर सेकेंड है तो इसको पॉजिटिव ही लिया गया है। अगर मैं कंपोनेंट के टर्म में लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। Vx तो निकालने के लिए बोले नहीं थे, फाइंड आउट द टाइम टेकन। फर्स्ट क्वेश्चन है इज इट Vx निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन आपने रोजा बरुआ जो काम किया तो उसका भी यूज कर लेते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द वेलोसिटी when it crosses x इक्वल टू 4 मीटर। चलिए, ये आपने जो काम किया उस पर भी मैंने एक क्वेश्चन बना दिया। और जो वैल्यू आया है, तो अगर Vx का वैल्यू प्लस माइनस आता है तो दोनों वैल्यू अब इसमें है कि जैसे यहाँ पे Vx का वैल्यू प्लस माइनस है, लाइक प्लस माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। चीज़ों को समझिएगा स्टूडेंट, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आंसर आ जाए, इंपॉर्टेंट है कि आंसर आ रहा है तो आपको तो बीच रास्ते में पता करना पड़ेगा ना कि यहाँ पे क्या हो सकता है। सम टाइम्स देखते हैं, कभी कभी मैं बोलूँगा कि नहीं यहाँ पे सिर्फ प्लस 10 मीटर पर सेकंड लेंगे, कहीं कहीं पे बोलूँगा यहाँ पे सिर्फ माइनस 10 मीटर पर सेकंड लेंगे, कहीं पे ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोनों वैल्यू ले सकते हैं, दोनों वैल्यू लेना पड़ेगा। इसका मतलब ए कब होगा, जब पार्ट ए तभी होगा जब आपको बिल्कुल इस बात का उम्मीद नहीं है कि वापस फिर मुड़कर आएगा। मतलब ये ऑलवेज, अगर आपको लग रहा है कि नहीं पार्टिकल ऑलवेज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेवर कम्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर इस बात को पहले से आपको इल्म है तो इसका मतलब है कि वो सर कैसे पता चलेगा
तो पैसा पता चलेगा कि पार्टिकल अगर यहाँ देखिए आप इस तरफ जा रहे हैं, करेक्ट। इफ पार्टिकल मूविंग अलोंग, सब लोग सुन पा रहे हैं एवरीवन? इफ पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और आपने इसको वापस अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आने के लिए रेस्ट में तो आना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। और आप रेस्ट करके देखें, हाँ टाइम निगेटिव आ गया, मतलब पार्टिकल नेवर कम्स इनटू रेस्ट। इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे Vx इक्वल टू 0 कर दिया और कहीं पे टाइम का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, मतलब पार्टिकल रेस्ट में आया, मतलब वापस मुड़ सकता है, इट राइट? चलिए भाई एक क्वेश्चन वही सोचकर सेट ही किए थे, रैंडम कुछ नहीं था। मैंने यहाँ पे कुछ रफ में कैलकुलेट किया था और 2 वैल्यू आना भी चाहिए था। डेल्टा एक्स इक्वल टू, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है ना? यस, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, इज इट राइट? डेल्टा एक्स कितना लिखेंगे सर? डेल्टा एक्स तो आपने सिखाया फाइनल माइनस इनिशियल, करेक्ट ना? यू एक्स कितना लें? 4t अब प्लस एक्स कितना लें? -1t स्क्वायर। ये हो जाएगा सर, ये तो डिस्प्लेसमेंट है सर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस पाथ, राइट? तो 4 माइनस 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 40 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 40 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस 8t अब प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गए? इसको सॉल्व किए तो कितना आया t का वैल्यू? दोनों वैल्यू बताइएगा। 1.87 सेकेंड और कितना? 1.2 सेकेंड और 6.8 सेकेंड। तो भाई टाइम का 2 वैल्यू आया। इंटरेस्टिंग बात यह है, टाइम का 2 वैल्यू, सबका तो 2 वैल्यू आया होगा, हाँ ना? बोलिए भाई, क्या समस्या है आप लोग को? बहुत जल्दी ऑफलाइन होने वाला है, तब उतना आप लोग को डिस्टर्ब मैं नहीं करूँगा कि हम बोलना है, तो सामने देखते ही रहेंगे कि कौन लिख रहे हैं कौन नहीं लिख रहे हैं। चलिए, अब दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, बोथ वैल्यू आर पॉजिटिव, इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब वो इवेंट 2 बार एक्चुअली रियलिटी में हो रहा है। मतलब ये पार्टिकल x इक्वल टू 4 मीटर पे 2 बार क्रॉस किया है, इज इट राइट? तो अब आप ऐसे प्रैक्टिकली बताइए तो कैसे यह संभव है कि पार्टिकल 2 बार x इक्वल टू 4 मीटर पे क्रॉस किया होगा? यह है x इक्वल टू 4 मीटर, कैसे क्रॉस कर? वेरी गुड। इसका मतलब सर तो तभी पॉसिबल है कि ये ऐसे गया होगा तो एक बार जाने के टाइम पे क्रॉस किया होगा, अब वापस एक बार मुड़ कर आया होगा और आने के टाइम पे एक बार क्रॉस किया होगा। समझे रोजा बरुआ? इसका मतलब है कि अगर x इक्वल टू 4 मीटर पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर x इक्वल टू 4 मीटर पे Vx का 2 वैल्यू आया तो उसमें एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा। जाने के टाइम पे Vx इस तरफ जाने के टाइम पे Vx का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और आने के टाइम पे Vx का वैल्यू क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे, करेक्ट ना? तो निगेटिव वाला जो वैल्यू रहेगा वो वापस मुड़ कर आ रहा है तब लेंगे, क्योंकि जब वापस मुड़ कर आते रहेगा तो मूविंग अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, और जब जाते रहेगा तो मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ तक सबको विजुअलाइज हो गया? लेकिन सर यहाँ पे 2 बार क्रॉस करेगा, इसका मतलब पक्का कहीं ना कहीं जाके रेस्ट में आया होगा। तो दैट्स व्हाई मैंने सेकंड क्वेश्चन ये बनाया था, फाइंड आउट द टाइम व्हेन पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है?
तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है कि सर वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी करना है। रेस्ट के लिए वी एक्स इक्वल टू 0 करेक्ट, 4 अब प्लस माइनस 1 इंटू टी, तो टी इक्वल टू 4 सेकेंड राइट। इसका मतलब है कि सर इसको ए बोलिए और इसका नाम बी दीजिए और इसका नाम सी। सी यहाँ पे पार्टिकल का वी एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। करेक्ट एवरीवन। इसका मतलब ए और यहाँ पे टी कितना है, टी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो सर यहाँ से यहाँ तक जाते हुए यहाँ पे रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आया, बट क्या उसका एक्स 0 हुआ? एक्स तो ऑलवेज कांस्टेंट है -1 और एक्स -1 है, इट मीन्स व्हाट, एक्स -1 है, इसका मतलब है कि फोर्स उस पर लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स राइट। एक्सेलरेशन अलोंग विच एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किसके वजह से हो रहा होगा, एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये रुका तो, बट क्या एक्सेलरेशन 0 हुआ या वी एक्स 0 हुआ? फिजिक्स में रट्टा नहीं मारना होता है भाई, समझना होता है, नाम भी दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट, लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन बना हुआ है, इसका मतलब फोर्स लग रहा है, तो इसको दिस पार्टिकल मोमेंटली कम्स इनटू रेस्ट, बट पार्टिकल पे फोर्स तो लग रहा था, तो उस फोर्स की वजह से फिर वापस आना शुरू हो गया राइट। तो नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए से सी के बीच में जो मोशन हुआ, ए से सी तक नहीं लगता दिस इज द केस ऑफ सर रिटार्डेशन। एग्री है तो बोल दीजिए दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन, करेक्ट ना। वजह सर पार्टिकल का वेलोसिटी तो था अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बट एक्सेलरेशन था अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट था, और दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ रिटार्डेशन राइट। लेकिन जब पार्टिकल मुड़कर जब वापस आ रहा था, तो सी से बी के बीच में, सी से बी के बीच में जो मोशन है वो रिटार्डेशन का है या एक्सेलरेशन का हो जाएगा, एक्सेलरेशन। वजह सर आप तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, वी एक्स भी इससे जब वापस मुड़ेगा तो वी एक्स निगेटिव हो जाएगा और ए एक्स भी निगेटिव हो जाएगा राइट। तो सी से बी तो एक काम हो गया रिटार्डेशन का, करेक्ट, और ये काम क्या हो गया, एक्सेलरेटेड का, करेक्ट। ये भी एक चीज हम लोग समझ गए। तो अब इस बात का तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर दो वैल्यू टाइम का आया, दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब एक जाने के टाइम पे जो क्रॉस किया होगा, एक आने के टाइम पे, तो जाने के टाइम वाला कौन रहा होगा, ज़्यादा वाला टाइम या कम वाला टाइम भाई? ऑब्वियस बात है, पहले जो क्रॉस यहाँ जा रहे हैं तो पहले तो ये मिलेगा, वापस आके दोबारा देखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा राइट। इसका मतलब इस टाइम पे ये जाने का टाइम है और इस टाइम पे वापस मुड़कर आने का टाइम है, करेक्ट। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन इट क्रॉसेस x इक्वल टू 4 मीटर। तो भी अब इस बात को तो आप श्योर हो गए ना कि यहाँ पे पार्टिकल का दो वेलोसिटी रहेगा, एक जाने का एक आने का, क्योंकि वापस मुड़कर आने वाला है राइट। तो यहाँ पे अगर पूछेंगे फाइंड आउट द वेलोसिटी एट x इक्वल टू 4 मीटर, तो वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 2x डेल्टा x। तो वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 2 माइनस 1 और डेल्टा x कितना लिखे हैं, कुछ तो बोलिए भाई, किसके बीच का काम कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, व्हेन इट क्रॉसेस x इक्वल टू 4 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ए। तो आप ए और बी, आप यू आर टॉकिंग अबाउट ए एंड बी, तो उस पर सी पे देखना है क्या, डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये बी पे कैसे आया कैसे मुड़ के गया, इससे आपको क्या मतलब है। तो वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, देन वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 मतलब 8, मतलब वी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। यहाँ पे दोनों वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है। वी एक्स इक्वल टू प्लस 2√2 भी लेंगे और वी एक्स इक्वल टू माइनस 2√2 भी लेंगे। ऐसा क्यों,
सर ये जाने का टाइम का और ये आने का टाइम का, वापस मुड़कर आने वाला है। बोथ आर करेक्ट आंसर, राइट। क्लियर हो गया सबको? चलिए अब चलिए इसी यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा रहेगा। फाइंड आउट द डिस्टेंस, ऐसे ही, हालांकि मैं एक टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा ही, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू 0 टू, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए तो, फाइंड आउट, ऐसे ही, ये मेरा अभी इंटेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको जस्ट IQ लेवल चेक करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ अभी, बताइए तो। फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन, कहाँ से कहाँ के बीच में, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। थोड़ा आप लोग कोशिश कीजिए, ये मैं सबको बनाने दीजिए। गिवन मतलब फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन t इक्वल 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। प्रीवियस क्वेश्चन का ही फोर्थ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। नहीं पहले तो स्टूडेंट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम लोग को t इक्वल टू 6 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पे है उसका पोजीशन तो पता करना पड़ेगा। तो डेल्टा x इक्वल टू UXT प्लस हाफ XT स्क्वायर, और डेल्टा x का मतलब x माइनस 0 ना, इनिशियली t इक्वल पे 0 पे ओरिजिन पे था, x माइनस 0, UX कितना था 4 ना, 4 इंटू 6 अब प्लस हाफ माइनस 1 इंटू 36 कितना हो जाएगा एवरीवन, देखिए तो सर 24 माइनस 18 हाउ मच, 6 मीटर। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल A पे था, मतलब x इक्वल टू 0 पे था, और t इक्वल टू 6 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन x इक्वल टू 6 मीटर है। देखिए तो करेक्ट है ना एवरीवन, हाँ ना बोलिए, अच्छा क्वेश्चन है। देन हाउ मच डिस्टेंस, भाई 6 मीटर नहीं होगा, ये पहले ऐसे गया है अब वापस मुड़ के आया होगा। बोलिए क्यों, t इक्वल टू 6 सेकेंड पे है,
बट t इक्वल टू 4 सेकेंड पे कहीं पे रेस्ट में आया था, याद है? Vx इक्वल टू, इसका मतलब ये कहीं पे जाकर अब वापस मुड़ा है, राइट? एग्री हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पहले t इक्वल टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल का डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन क्या है, वो निकालिए t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, क्योंकि ये तो पता है ना कि पार्टिकल पहले रेस्ट में आ गया है। इसका मतलब पार्टिकल कब रेस्ट में आया था, लॉजिक लगाएंगे सब लोग। पार्टिकल व्हेन पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट, t इक्वल टू 4 सेकेंड, राइट? और मैंने टाइम कितना दिया, t इक्वल टू 6 सेकेंड। इसका मतलब कहीं पे आगे जाकर रेस्ट में आया, अब वापस मुड़ने के टाइम पे यहाँ पे गया है, राइट? तो t इक्वल टू डेल्टा एक्स 0 से t इक्वल टू 4 के बीच में, तो t इक्वल टू 4 क्यों ले रहा है, क्योंकि इस टाइम पे रेस्ट में था, राइट? तो मैंने पहले देख लेता हूँ कि जहाँ पे रेस्ट में आया है उसका पोजीशन क्या है, करेक्ट? uxt अब प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, एक्स माइनस 0, दिस इज द एक्स एट t इक्वल टू 4 सेकेंड वाला, राइट? और दिस इज द एक्स एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, इक्वल टू 4 इंटू 4 अब प्लस हाफ इंटू माइनस 1 इंटू 16, राइट? कितना? 8 मीटर। यहाँ पे x इक्वल टू 8 मीटर। तो भाई ये है x इक्वल टू 6 मीटर, ये है x इक्वल टू 8 मीटर। तो ये वाला गैप कितना रहेगा, कितने का गैप रहेगा ये? डिस्टेंस बाई 2 मीटर का। अब देखिए पार्टिकल, इसको कोई नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं d। तो पार्टिकल पहले a से c तक गया, a से c तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा? डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ, राइट? a से c पे गया, ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का? a से c तक का। और फिर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का? c से d तक का, राइट? और डिस्टेंस को ऑलवेज पॉजिटिव बना के जोड़ना है, डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, करेक्ट? तो यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर और फिर वापस 2 मीटर उल्टा आना पड़ा, तो कितना मीटर हो गया? दिस इज आंसर, राइट? तो आपको लगता है सर, आप पहले यहाँ देखिए तो कि इससे यहाँ पे कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया? आपके सामने सॉल्यूशन है, मैंने क्या किया वो तो गेस कीजिए। तो इसमें अब देखिए मैं बता रहा हूँ, मिस्टेक होने का चांस क्या था? मिस्टेक होने का चांस था कि हम लोग डायरेक्टली t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 सेकेंड का काम करके रेडी होते हैं और आंसर आता है इतना, राइट? IC को हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं। बट भाई ये डिस्टेंस वाला फार्मूला था या डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला था? यही तो बिग मिस्टेक है कि बहुत सारा बुक में ऐसे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर दे दिया जाता है, अब बच्चे इसको डिस्टेंस समझने लगते हैं, राइट? बट सही से अगर एचसी वर्मा में पढ़िएगा तो उन्होंने अगर ऐसा यूज किया भी है तो वहाँ पे लिखे होंगे दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, राइट, नॉट ए डिस्टेंस। तो वैसे ही यहाँ से जो आपको डेल्टा एक्स मिला वो डिस्टेंस मिला है या डिस्प्लेसमेंट मिला है? क्या दोनों सेम होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? इसका मतलब पहला तो मिस्टेक आपको होता है कि आप 6 मीटर का ऑप्शन में टिक लगा लेते हैं। बट इस क्वेश्चन का प्रीवियस जो 3 पार्ट हम लोग सॉल्व किए उस 3 पार्ट में तो पहले ही पता चल चुका था कि सर पूछ रहे हैं t इक्वल टू 6 सेकंड का बात, बट t उससे पहले ही तो पार्टिकल रेस्ट में आ गया था। इसका मतलब है कि पार्टिकल रेस्ट में आ गया, तो इसका मतलब है कि रेस्ट में आकर इसका मतलब कहीं आगे गया होगा, वापस मुड़ने के बाद ये t इक्वल टू 6 सेकेंड जाने का टाइम है या वापस मुड़ रहा था कहीं से वो उसका टाइम है? यस इसका मतलब है कि अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि कहाँ से इसका पॉइंट ऑफ रिटर्न है, कहाँ से इसका पॉइंट ऑफ रिटर्न है। तो पॉइंट ऑफ रिटर्न मतलब t इक्वल टू 4 सेकेंड का पोजीशन, राइट? तो मैंने उसके लिए t vx इक्वल टू 0 करके टाइम निकाला और t इक्वल टू 4 पे मैंने vx निकाल लिया। मुझे x कितना मिला? दिस इज x इक्वल टू 8 मीटर वेयर पार्टिकल फर्स्ट टाइम कम्स इनटू रेस्ट, इज इट राइट? और पार्टिकल एक ही बार रेस्ट में आएगा भी, जब vx इक्वल टू 0 किया है तो टाइम का एक ही वैल्यू आया होगा, राइट? पार्टिकल 2 बार रेस्ट में नहीं होने वाला है। इसका मतलब यहाँ एक बार पार्टिकल वंस कम्स इनटू रेस्ट, उसके बाद नेवर कम्स इनटू रेस्ट इस प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में आ गया,
इसका मतलब पार्टिकल पहले यहाँ से ए से सी पे गया, ए से सी तक जाने तक कितना डिस्टेंस कवर किया, 8 मीटर। अब वापस आया 6 मीटर पे, तो 8 माइल से अगर 6 माइल पे आ जाएगा तो कितना किलोमीटर, कितना माइल, 2 माइल ना, इसलिए यहाँ जाकर वापस 2 और आ गए, राइट। इतना तो ये जो पूरा है वही आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, करेक्ट, दिस इज द डिस्टेंस, करेक्ट, दिस वन इज नॉट द डिस्टेंस, राइट। समझ गए, क्लियर हुआ सबका। दैट्स वाई मैंने क्या किया, ए से सी का डिस्टेंस निकाला और फिर सी से डी का, और दोनों को पॉजिटिव बना के जोड़ दिए, राइट। 8 + 2 = 10 मीटर। तो ये तो हो गया कि डायग्राम से बिल्कुल नीट लेवल का सॉल्यूशन के डायग्राम से आपको बता दिया। बट आपको नहीं लगता सर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस करने का रिक्वायरमेंट है, और हम लोग को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चाहिए कि हाउ कैन वी फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर और कैसे पता चलेगा कि अगर 1 डायमेंशनल मोशन है तो कहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा और कहाँ पे सेम नहीं होगा, ये आपको प्रॉपर क्लियर कट पता चलना पड़ेगा। और नहीं पता चलेगा तो हिट एंड ट्रायल होगा, कहीं पे आंसर आएगा कहीं पे नहीं आएगा, राइट। अब समझ में आ गया, एक डेमो दे रहा था मैं कि मतलब इस सेक्शन पे काम करने का हम लोग को रिक्वायरमेंट है, राइट। चलिए सिक्स मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, राइट। उसके लिए तो इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, राइट। तो 6 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन व्हाट, बिटवीन विच टाइम इंटरवल, 0 से t = 6 सेकेंड, t = 0 से t = 6 सेकेंड, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट का तो भाई कोई चक्कर ही नहीं है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट पता चल जाए, कहानी खत्म। टेंशन कहाँ पे होगा, डिस्टेंस निकालने में, राइट। तो आप एक चीज़ तो कम से सीखे कि ओके सर डिस्टेंस निकालने के टाइम पे एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये पार्टिकल रेस्ट में आकर वापस तो नहीं मुड़ रहा था, नहीं, एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि जिसके बीच में सर ने डिस्टेंस निकालने को दिया है जो टाइम पे, उससे पहले कहीं पार्टिकल रेस्ट में तो नहीं आया। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए t = अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता रहा हूँ, t = 3 सेकेंड, 0 से t = 02, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। t = 0 से t = 3 सेकेंड के बीच में अगर डिस्टेंस पूछते हैं तो वहाँ पे आप रॉन्गली बट करेक्ट हो जाते हैं, बोलिए क्यों। कभी कभी दिन अच्छा होता है ना, टाइम अच्छा चलते रहता है, तो आपका गलत काम भी सही हो जाता है, राइट। रॉन्ग ऑप्शन भी राइट मार्क्स देके चला जाएगा। t = 0 पे पार्टिकल यहाँ था, t = 4 सेकेंड पे वो रेस्ट में आने वाला था, राइट। इसका मतलब इससे पहले पार्टिकल मुड़ेगा ही नहीं, और मैं पूछ रहा हूँ t = 3 सेकेंड का, तो इस टाइम पे बस पार्टिकल जा रहा था, करेक्ट। तो इस टाइम पे जो डेल्टा एक्स आता और डेल्टा एक्स का मैग्नीट्यूड ही डिस्प्लेसमेंट हो जाता, तो इस केस में डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों इक्वल नजर आता, राइट। और आपको पता भी नहीं चलता कि आप बिना मतलब सही तरीके से सोचे हुए आंसर दे दिए, ये पता नहीं चलता आपको। अगर मैं यहाँ पे नहीं रुकता तो पता नहीं चलता। बट ये मत सोचिए कि मैं ही कुछ इंडिया में बात बता रहा हूँ, ये एक्चुअली कॉमन बातें हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द टॉपिक। अभी आपको एनसीईआरटी में नहीं लिखा रहेगा कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द प्रोसीजर। इसलिए अब इस पर मुझे प्रॉपर एक पूरा क्लास, 1 क्लास 1.5 क्लास देना पड़ेगा, डिफरेंट प्रॉब्लम लेकर, तब जाकर आपको ग्रिप हो जाएगा कि कैसे हम लोग निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, और कहाँ पे इक्वल होगा और कहाँ पे इक्वल नहीं होगा, और कहाँ जहाँ पे इक्वल नहीं होगा वहाँ पे कैसे कैसे तोड़ कर चीज़ों को जोड़ना है, राइट। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है स्टूडेंट, ये इसको लिखिएगा नहीं, बहुत सारा, ये है ए,
ए है बी, ए है सी और ए है डी और ए है ई, करेक्ट। अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछता तो आप क्या करते हैं, और ए डायरेक्शन था अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आपको नहीं लगता कि सर डिस्टेंस पूछते और मैं बोलता है डिस्टेंस बिटवीन ए टू ई, किसके बीच में डिस्टेंस, ए टू ई के बीच में। तो सर ए टू ई के बीच में जैसा आपने डायग्राम बनाया है तो पार्टिकल 3 बार रेस्ट में आ रहा है, हाँ या ना। यहाँ पे रेस्ट में आया होगा, तो जहाँ जहाँ पे पार्टिकल अपना Vx का साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव, तो साइन चेंज करने का मतलब उससे पहले 0 हुआ होगा, करेक्ट। इसका मतलब B पे पार्टिकल रेस्ट में आया होगा, C पे आया होगा, D पे आया होगा, राइट। इसका मतलब है कि अगर इसको सर ऐसे कर दें, कैसे, डिस्टेंस A से B तक का अगर अलग निकाल ले डिस्टेंस, फिर बी से सी का अलग निकालना, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ, सारे पाथ को, इसको ऐसे मानिए ना कि ये कोई धागा है, धागा समझते हैं स्ट्रिंग, और ऐसे ऐसे धागा को कर दिए हैं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए ए और ई को ऐसे बिल्कुल फैला देना है, राइट। बट डिस्प्लेसमेंट के लिए सर, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो बस ये होगा डिस्प्लेसमेंट, बस दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। लेकिन डिस्टेंस के लिए यहाँ से यहाँ, फिर बी से सी तक का भी जोड़ना पड़ेगा भाई आपको, उसके बाद C से D का भी जोड़ना पड़ेगा, क्यों, डिपेंड्स ऑन पाथ, और फिर D टू E तक का जोड़ना पड़ेगा। मतलब तो सर, लेकिन अगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ A से B तक का बोलते तो आपको कुछ करने का रिक्वायरमेंट था, नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे इस तरीके का सिचुएशन होगा तो इस तरीके से देखना पड़ेगा। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस अलग रहेगा या सेम रहेगा। जा रहा था तो सिर्फ जा रहा था, राइट, सेम डायरेक्शन में। क्या इसने डायरेक्शन चेंज किया? तो वन डायमेंशनल मोशन में जिस इंटरवल में पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, उस पॉइंट के बीच तक डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा। तो इसके बीच में इसके बीच में ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, वही तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा। बी से सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट, तो सर डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, बस ये करेक्ट। बट बी से सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और सिर्फ बी से सी के बीच में डिस्टेंस अलग रहेगा या सेम रहेगा? यस, और सी से डी के बीच में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इसका मतलब सर एक काम करेंगे हम लोग, वी आर वेरी वाइज पीपल, हम लोग ए से बी का डिस्प्लेसमेंट निकाल के मॉडुलस ले लेंगे, वही डिस्टेंस बन जाएगा। क्योंकि ए से बी के बीच में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट, जब तक पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता वेलोसिटी का, तब तक ये सेम रहता है, उस इंटरवल में सेम रहता है, राइट। इसको लिखना नहीं है भाई, बताएंगे इसको, जस्ट एक डेमो दे रहे थे। इतना से तो टफ ज़्यादा नहीं आएगा। एक मिनट, इतना बड़ा तो आपको आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा सर इतना बड़ा? तो भाई टाइम का 3 वैल्यू आगे जहाँ पे पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट, करेक्ट। और टाइम का 3 वैल्यू मतलब क्यूबिक इक्वेशन, राइट। भाई नहीं आएगा, और आएगा अभी तो टाइम टेकिंग है, तो अब तो बन जाएगा, बट मोस्टली क्वाड्रेटिक तक आएगा, ठीक है। बट एक वर्स्ट सिचुएशन की अगर ऐसा आएगा तो कैसा होगा, आप लोग डरिएगा नहीं, समझाने की सिर्फ डायग्राम में ऐसे ड्रॉ कर दिए रैंडम में। इसके लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स बिटवीन सी से डी, और इसके लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स का मॉडुलस बिटवीन डी टू ई। इसका मतलब सर जहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में आते रहेगा, जिस पॉइंट में पार्टिकल रेस्ट में आएगा उस पॉइंट का इंटरवल को तोड़ेंगे और उस अलग अलग इंटरवल में डेल्टा एक्स निकालेंगे और उसका मॉडुलस को फिर लेकर सेपरेटली जोड़ देंगे, राइट। वही टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। तो अगर समझ गए यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे उससे भी अच्छी बात है, उसको जब अलग से टॉपिक बनाएंगे तो वहाँ पे समझेंगे। दिस इज़ नॉट द करेक्ट प्लेस, ठीक है।
पर समझ गए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए थोड़ा बहुत रफ में कहीं पे, इतना मेहनत से ड्रॉ किए। लिख लिए हैं, थोड़ा रफ में लिख लीजिए। हाँ यस सेम रहेगा। जिस इंटरवल पार्टिकल अपना अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा वेलोसिटी का वन डायमेंशनल मोशन के लिए, तो उस इंटरवल में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस इक्वल दिखाएगा। ठीक है, क्या निगेटिव होगा? डिस्प्लेसमेंट बी से सी का बात कीजिएगा तो आप यही लिखिएगा ना, एक्स सी माइनस एक्स बी। ये छोटा वैल्यू है ना, ये बड़ा वैल्यू है अलजेब्रिकली, तो ये निगेटिव नहीं हो जाएगा। ये पूरे मैकेनिक्स का फाउंडेशन बड़ा चैप्टर है। मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों। यहाँ पे 90% स्टूडेंट को तो यही नहीं पता होता है कि प्रोजेक्टाइल क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर लेंगे। मतलब बहुत बड़ा बात करते रहते हैं, बट बेसिक चीज़ जो फिजिक्स का है, जो जिसके वजह से उसका नाम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स दिया गया, वो चीज़ ही नहीं पता है। वो फार्मूला रटे हुए हैं। तो ये तो ना तोता वाला पैरोट वाला कि रटे हुए फार्मूला, तो भाई फार्मूला हर टाइम पे काम नहीं करेगा। कभी कभी आपको दिमाग भी दौड़ाना पड़ेगा, और लॉजिकल और आईक्यू लेवल रहेगा तभी फिजिक्स का प्रॉब्लम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। हर सब्जेक्ट का अपना ग्रेविटी है। मैथमेटिक्स में क्या है, प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। दिमाग से पहले हाथ चलना स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स में, राइट। अब फिजिक्स में उल्टा है, पहले दिमाग चलेगा तभी हाथ चलेगा, नहीं तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। पहले सोचेंगे ना, अच्छा ट्रेन जा रही थी, कैसे बर्कर क्रॉस करेगी, पहले उसको सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ओके एवरीवन, तो अभी तक जितना भी पिछले 2 क्लास से हम लोग बात कर रहे थे, वो हम लोग एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए बात कर रहे थे, राइट। इसका मतलब हम लोग किस जोन में थे? हम लोग मैकेनिक्स वन डायमेंशनल मोशन, एक्स मोशन के लिए 2 कैटेगरी में बांटे थे। एक्स दिया हुआ है तो वी एक्स और एक्स निकालना है, उसमें डिफ्रेंसिएशन का हेल्प ले रहे थे। और उसका उल्टा क्या था, एक्स दिया हुआ है तो वी एक्स और एक्स निकालना था, उसमें इंटीग्रेशन का। बट उसको 2 कैटेगरी, व्हेन एक्स इज कांस्टेंट, और उसके लिए मैंने फार्मूला डेवलप किया, कुछ प्रॉब्लम करवाते रहा पिछले 2 क्लास से। अब कौन सा सेक्शन, इफ एक्स इज वेरिएबल, राइट। अब यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट जैसे ही बोलते हैं एक्स इज वेरिएबल, तो सबसे बड़ा पजल क्या होता है बच्चों का कि एक्स कैसे वेरिएबल रहे। एक्स वेरिएबल होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ पे क्या करेंगे, राइट। तो आप खुद मानिए, रेस्ट एंड मोशन, और खास करके वन डायमेंशनल मोशन का बात कर रहे हैं, मतलब एक्स मोशन का, तो एक्स मोशन में कौन कौन सा टर्म आएगा एवरीवन, कौन सा टर्म मिलेगा आपको एक्स मोशन में। तो सर एक्स मोशन में हम लोग इनकाउंटर तो यही करते रहते हैं ना, ए एक्स, वी एक्स, टी, यू एक्स। तो भाई वेरिएबल क्या हो सकता है, यू एक्स तो टी इक्वल 0 पे दिया रहेगा, वो वेरिएबल रहेगा। वो तो किसी इंस्टेंट पे टाइम दिया हुआ है। वेरिएबल क्या हो सकता है एक्स मोशन में, ए एक्स, वी एक्स, टी और एक्स, राइट। 5वां कुछ बोलिए, अगर आपको दिमाग में आता, मुझे तो नहीं आ रहा है दिमाग में। एक्स मोशन का बात कर रहे हैं तो तो आपको 4 टर्म ही है, एक्स, वी एक्स, टी और एक्स। तो भाई अब एक्स वेरिएबल है, एक्स इज वेरिएबल, इसका मतलब ऐसे जब हम लोग लिखते हैं ना, बाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, राइट।
इसका मतलब है कि y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। इसका मतलब y वेरिएबल है लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे कर रहा है। वैसे ही अब मेरा x वेरिएबल है, तो x वेरिएबल किस पे डिपेंड कर सकता है, नहीं लग रहा है। x इज द फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकता है, टाइम के रेस्पेक्ट में इसका दिया रहेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है एवरीवन। या और क्या हो सकता है सर, इसको ले रहे हैं तो बचा तो यही 3, और कोई है क्या। तो क्वेश्चन जितना भी मेरा लिमिटेशन है, मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ, कभी x को टाइम का फंक्शन बना के वेरिएबल कर सकता हूँ, या नहीं तो बहुत खुश हो जाऊँगा तो x एज ए फंक्शन ऑफ vx करेंगे, राइट। मोस्टली हम लोग इस सेक्शन को पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट जहाँ पे ऐसा मिल जाएगा वहाँ पे ब्लैंक हो जाएंगे कि अब क्या करें। बट यहाँ देखिए x इज द फंक्शन ऑफ t, x कैन बी द फंक्शन ऑफ vx, और x कैन बी द फंक्शन ऑफ x, ऐसा भी तो हो सकता है। 4 से कुछ नहीं होगा, यही 3 पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा 4th का क्या पॉसिबिलिटी है। 4 में ही तो काम चलाना है एक्स मोशन में। हाँ ना, कुछ बोलिए भाई, टाइम निकाल कर। चलिए तो सर कुछ एग्जाम्पल देते रहिए। कैसे, मान लेते हैं x इक्वल टू ऐसे दे दें 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। तो यहाँ पे x का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, राइट। इस एग्जाम्पल में सर x ऐसे भी तो दे सकते हैं 2vx अब प्लस 5। तो यहाँ पे x का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, vx पे, राइट। या ऐसा भी तो हो सकता है x इक्वल टू 5 माइनस 2x, यहाँ पे x का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। मतलब सर अगर इसका मतलब है कि मैं आपको हर टाइप के लिए, जब x टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल रहेगा, x vx के रेस्पेक्ट में वेरिएबल रहेगा, और ये तो पता है कि x अगर दिया हुआ है, x का इफ एक्सप्रेशन ऑफ x इज गिवन, इफ एक्सप्रेशन ऑफ x इज गिवन, और x वेरिएबल भी है, x वेरिएबल है और उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ भी है, तो इसका मतलब एक्सप्रेशन ऐसे दिया रहेगा, राइट। तो इस तरीके का अगर एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो x का एक्सप्रेशन देंगे तो फिर पूछेंगे किसका, तब vx का पूछेंगे आपसे, और किसका पूछेंगे, x का पूछेंगे। अभी इन तीनों में सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक ये रहेगा कि सर हाउ टू प्रोसीड द प्रॉब्लम, हाउ मतलब तीनों केस में कैसे सॉल्व करेंगे वो बता देना है, सीख लेना है। क्योंकि इन तीनों केस के लिए अब वो 3 फार्मूला आपका साथ छोड़ रहा है। कौन सा 3 फार्मूला, वो जो तीन ब्रह्मास्त्र जो आप लोग अपने पास रखे हुए थे, कौन सा, vx इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी वाला, और डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, और वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, वो तभी तक सुटेबल था, ब्लास्टिक मिसाइल तब तक बना हुआ था जब तक ये एक्स कांस्टेंट था, राइट। जैसे ही एक्स वेरिएबल रहा तो वो आपका साथ छोड़ दिया, क्योंकि फार्मूला ही डेवलप हुआ था एक्स को कांस्टेंट मानकर, करेक्ट। तो यहाँ पे है कि सर कोई बात नहीं, वो साथ छोड़ दिया, बट वो फार्मूला को डेवलप भी तो हम लोग इंटीग्रेशन के हेल्प से ही किए थे। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्स का एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो किस मैथमेटिकल टूल को लेकर आगे बढ़ना है, फॉर फाइंडिंग वी एक्स एंड एक्स, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इज इट राइट। बस तो अगर हर केस के लिए अगर आपको मैं ये सिखाते रहूँ कि हाँ किस में कैसे इंटीग्रेशन लेकर आगे बढ़ेंगे, तो आपको सबके लिए सूटेबल कंडीशन हो जाएगा। क्योंकि इस 3 का अगर मैंने आइडिया दे दिया कि इसमें ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे और ऐसे क्यों करेंगे, वो भी आपको आइडिया दे दूंगा कि ऐसा क्या मजबूरी है कि हम लोग इसमें ऐसे करेंगे, जैसा इसमें करेंगे वैसा यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, और जैसा इसमें करेंगे वैसा इसमें नहीं कर पाएंगे। तो तीनों के लिए अगर वो एक एक एग्जाम्पल लेकर सिखा दें तो 4th तो आएगा नहीं, और हम लोग को प्रॉब्लम बनाने का तरीका ही सीखना है, डेटा फिर चेंज होते रहेगा, राइट। तो एक चीज़ तो समझ पाए ना कि एक्स वेरिएबल रहेगा, एक्स मोशन में अगर एक्स वेरिएबल रहेगा तो किसका किसका वेरिएबल हो सकता है सर, या तो टी का रहेगा, नहीं तो वी एक्स का रहेगा, नहीं तो एक्स का रहेगा, 4th का नहीं आएगा, ठीक है। ये 3 का ही 99.9% चांस है कि इसी 3 पे क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा।
देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे सारे केस को डील करते हैं। इफ़ ए एक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम, राइट, तो सबसे पहले ए एक्स के लिए क्या लिखते हैं, डी वी एक्स बाई डी टी। यहाँ तक तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू एफ टी। अरे ये जो एफ टी रहेगा, इज इट कंपलसरी कि टी ऑलवेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा? टी तो साइन का भी तो हो सकता है फंक्शन, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, लेकिन उसमें टाइम वेरिएबल रहेगा, राइट। मतलब है कि टाइम वेरिएबल रहेगा, फंक्शन तो बहुत सारा हो सकता है। तब यहाँ पे डी वी एक्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ टी डी टी, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, बोलिए। जो यहाँ पे डी रहता है ना, यस, ये वाला इसको देखिएगा, वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड वेरिएबल इज ऑल्सो टाइम, राइट। इसका मतलब सर इसी का तो हम लोग सीखे हैं, एक्स के पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, राइट। इसका मतलब यहाँ पे सर कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे पहले हम लोग जानते थे वैसे ही करेंगे। मतलब इसमें ये तरीका रहेगा, इफ़ ए एक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ये सबसे इजिएस्ट वन है, तो इसको डी वी एक्स बाई डी टी लिखेंगे इक्वल टू एफ टी। तो डी वी एक्स इक्वल टू एफ टी डी टी बोलेंगे। वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें भी टाइम ही वेरिएबल है, तो इसी के लिए हम लोग के पास फार्मूला है। और यहाँ पे जहाँ से जहाँ तक का लिमिट लेना है, कहाँ से कहाँ तक, टी नॉट से टी तक, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू एक्स से वी एक्स। अतः हम लोग को वी और टी नॉट यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, वन भी। इज इट कंपलसरी इनिशियल टाइम ऑलवेज जीरो रहेगा? ऑब्वियसली नॉट। ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो भी यहाँ पे रहेगा उसी का यहाँ पे वैल्यू लेंगे, राइट। और अगर वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो उस टाइम पे इसको वेरिएबल बनाएंगे, इसको भी वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर 2 से 3 सेकंड ले लीजिए तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू रहेगा, फिर क्या वी एक्स का एक्सप्रेशन मिल पाएगा? वी एक्स का एक्सप्रेशन का मतलब उस एक्सप्रेशन में किसी भी टाइम का हम लोग पुट करके निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई ऊपर वाला को हम लोग वेरिएबल रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला कैटेगरी में कैसे प्रोसीड करेंगे वो आइडिया मिल गया। या इंटीग्रेट तो सब में करेंगे विदार से, एक्स दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन का हेल्प तो सब हर केस के लिए लेना पड़ेगा, बट इसमें इंटीग्रेशन का तरीका ही सीखना है। अब यहाँ देखिए, से ए मेरा फर्स्ट केस का हो गया, इसको अगर ए बोल रहे हैं, इसको अगर बी बोलते हैं, इसको अगर सी बोलते हैं, तो ये वाला पार्ट में यहाँ तक तो आप आए, और यहाँ तक आ गए तो आगे भी बढ़ जाइएगा आप। अब बी वाला पार्ट के लिए, बी का सिर्फ थॉट ले रहे हैं, ठीक है। अब एक्स इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, बोलिए, वी एक्स। अब उसके बाद तो पहला स्टेप तो आप यही जानते हैं कि सर डी वी एक्स बाई डी टी करेंगे, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो हम लोग का ये रहता है, और उसके बाद एक काम करना चाहते हैं, करेक्ट। अब आपको समस्या क्या होगा, आप इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, कुछ ऐसा कुछ हो गया कि हम लोग को काम दिया गया कि छोटा छोटा, मतलब सिखाया गया क्या कि अमरूद को ऐसे करके जोड़ना है, ये इसके लिए बोला जा रहा है, राइट। और ढेर दे दिया मैंगो का, सिखाया गया टेक्निक किसका, अमरूद का, और ढेर किसका दे दिया गया। ये तो कुछ अजीब सा बात लग रहा है ना, कि सिखाया कुछ और कर कुछ और रहा है। वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में जोड़ना है, वेरिएबल है वी एक्स, इसका तो सिखाया नहीं गया है आपको, करेक्ट। यहाँ पे टाइम दिया गया है, वी आर यहाँ पे इंटीग्रेट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, लेकिन जिसको इंटीग्रेट करना, जिसको जोड़ना है वो है वी एक्स। ये आपसे इंटीग्रेशन होगा, मुझसे तो नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है कि सर इसमें जैसे पहले बढ़े थे वो तो ठीक था, बट यहाँ आने के बाद एक इस स्टेप तक मेरा लाइफ सही था, यहाँ आने के बाद एक समस्या हो गया, ये इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, करेक्ट। कोई पूछेगा क्यों नहीं हो पाएगा, तो ये रीज़न देना है कि हम लोग को इंटीग्रेशन, वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बट हियर वेरिएबल इज वी एक्स नॉट टी।
टी का टी वेरिएबल रहता तो हम लोग इंटीग्रेशन कर पाते, बट यहाँ पे जिसको इंटीग्रेशन करना वो वेरिएबल कुछ और है और इंटीग्रेशन किसी और के रिस्पेक्ट में करना है। आप लोग समझ पा रहे हो मेरे बात को? चलिए, तो वापस फिर से जाएंगे यहाँ पे, इसका मतलब इस स्टेप्स को कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि डी वी एक्स बाई डी टी इक्वल टू दिस वन, तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, करेक्ट? कुछ नहीं किया भाई, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, करेक्ट? यहाँ तक समझ में आ गया? इसका मतलब यहाँ से यहाँ न जाके हम लोग को यहाँ से इसको यहाँ पे लाना है। अब इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? फर्स्ट। और वेरिएबल भी क्या है? ये तो पक्का हो जाएगा आपसे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल होगा, ठीक है? इस पर प्रॉब्लम लेंगे, बस सिर्फ अभी आइडिया ले लीजिए कि कहाँ पे किस में क्या करना है। और ये तो बिल्कुल हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी, करेक्ट? इसका मतलब जब एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वी एक्स रहेगा तो यहाँ तक आकर भी आपसे नहीं काम हो पाएगा। तो कैसे करना है? इसको ऐसे लिखना है और फिर भी इस वाला पार्ट को यहाँ लाना है, इस वाला पार्ट को यहाँ लेके जाना है। समझे एवरीवन? चलिए, मतलब ऐसे काम करना पड़ेगा, दिस इज द वे, ठीक है? यहाँ तक हो गए? एक मिनट, हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसी का लिमिट लेते हैं। यहाँ पे आप इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? अगर डीएम रहेगा तो इसका मतलब वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एम, डी टी रहेगा इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टाइम, तो ये जो डी वाला पार्ट है उसको बोलते हैं उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसी का लिमिट लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? तो जीरो टी नॉट से टी, राइट? और यहाँ पे वी ई एक्स से वी एक्स, समझ गए? चलिए, देखिए एक होता है ना कि बस ये इस टाइप का मिल गया प्रॉब्लम तो उसको बना रहे हैं, उस टाइप का प्रॉब्लम मिल गया उसको बना रहे हैं, हीट एंड ट्रायल में लगे हुए हैं, राइट? बस किसी तरीके से जोड़ घटाव कर लें। भाई पहले सीख तो लीजिए कि रास्ता क्या है। एक बार अगर मैं आपको रास्ता सिखा दूंगा तो उस टाइप का 100 भी प्रॉब्लम मिलेगा, तो आपको तो आइडिया लग गया ना कि आज के बाद ओके एक्स वेरिएबल रहेगा तो एक्स मोशन में एक्स कितने तरीके से वेरी होगा? 3 ही तरीका से। आपका टेंशन तो वहाँ पर ही मैंने आधा कर दिया, राइट? अब दिमाग में आपका ब्लैंक ही नहीं रहेगा कि ओके एक्स कितना तरीके से अगर वेरिएबल रहेगा, तो आप पहले सोचते रहते कैसे कैसे वेरिएबल हो सकता है, फिर अंत में जाकर पजल होकर छोड़ देते हैं। अब एकदम क्लियर कट कर दिए, एक 3 तरीके से ही वेरिएबल हो सकता है मोस्टली, राइट? अब उसमें आपको पहले से कॉन्फिडेंस और तीनों तरीका का रास्ता पता है, इसमें ऐसा रहेगा तो ऐसा करेंगे, इसमें ऐसा रहेगा तो ऐसा करेंगे, इसमें ऐसा रहेगा तो ऐसा करेंगे, फोर्थ नहीं आएगा। अब थर्ड सेक्शन, इसमें क्या रहेगा? एक्स इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? बोलते रहिए कम से कम। एक्स बढ़ना पहले ऐसे ही है, डी वी एक्स बाई डी टी, राइट? इक्वल टू फंक्शन ऑफ व्हाट? एक्स। फिर से हम लोग कभी कभी एक आध बार मिस्टेक करना चाहिए, गलती करना चाहिए, तब तो पता चलेगा गलती में मिस्टेक किया क्या। हम लोग बढ़ते ही नहीं हैं। अब यहाँ पे आकर सर आ तो गए बट ये काम हमसे हो ही नहीं पाएगा। क्यों? वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बट वेरिएबल इज एक्स, राइट? हाँ हो पाता अगर एक्स और टी में कोई रिलेशन पता होता, बट एक्स और टी में यहाँ पर रिलेशन पता नहीं रहेगा, करेक्ट? इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आना मेरा रॉन्ग डिसीजन रहा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आकर भी कोई लाभ, पहले कोशिश करेंगे लेकिन लाभ नहीं मिला, राइट?
जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखते जाइए, पता चलना चाहिए ना कि क्यों नहीं हुआ। अजय स्टूडेंट, आपने कोशिश किया, आपको फर्स्ट टाइम है, ये भी पता चलना चाहिए कि क्यों नहीं है। ये नहीं ऐसे बढ़ेंगे, ये भी तो एक आपके लिए कॉन्सेप्ट हो गया। नहीं ऐसे होगा, ये आपके लिए वेस्ट नहीं हुआ, ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट बना कि यहाँ पे क्यों नहीं होगा, कि लॉजिकली किसी को बोल सकते हैं कि क्यों नहीं ऐसे इस तरीके से बढ़ेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, जैसे देखिए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल है एफ एक्स, अगर डी एक्स आ जाए तो हम लोग इंटीग्रेट कर पाएगा, राइट। और यहाँ पे डी वी एक्स है तो वो तो हो जाएगा, बट किसी तरीके से यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स भी डेवलप हो जाए तब हम लोग एक काम कर पाएंगे, करेक्ट ना। इसमें ऐसा करेंगे, जानबूझ के डी एक्स लाने के लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो डी एक्स लाने के लिए मैंने यहाँ पर डी एक्स लिखा, यहाँ पे भी डी एक्स लिखा, तो आपको लगता है कि जो ये था उसी को आपने लिख दिया, कोई विदाउट चेंजिंग द मेन कॉन्सेप्ट। और ये क्या बन गया, वी एक्स, यस, डी वी एक्स बाई डी एक्स बन गया वी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, राइट। वी एक्स डी वी एक्स इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, अब बहुत सूटेबल हो गया नहीं, अब दोनों को इंटीग्रेट कर पाएंगे। वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और वेरिएबल इज ऑल्सो एक्स, वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वी एक्स, वेरिएबल इज वी एक्स, राइट। तो एक्स नॉट से एक्स और यू एक्स से वी एक्स ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो तीन तरीके से एक्सेशन वेरी कर सकता था, तीनों तरीके में किसमें कैसे बढ़ेंगे वो तीन मेथड मैंने आपको समझा दिया। घर पे भी आप उसको 2-3 बार इसको देखिएगा, बस 3 ही तरीका है, वो 3 तरीका ऑलवेज शॉर्ट नोट्स में भी रख लेना है कि एक 3 तरीके से वेरिएबल हो सकता है, किसमें कैसे कैसे बढ़ेंगे, एटलीस्ट पहला स्टेप तो पता चलना चाहिए कि बढ़ना कैसे है इंटीग्रेट करने के लिए। वो रट पाएंगे आप, रटना नहीं है, समझ लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास सारा जितना भी प्रॉब्लम रहेगा वो इन तीन टाइप पे ही प्रॉब्लम लूँगा। एक्स वेरिएबल रहेगा, बट वो एक्स मेरा ऐसा वेरिएबल नहीं रहेगा कि ऑलवेज टाइम वेरी करते रहेगा। एक्स को कभी मैं टाइम का वेरिएबल बनाऊंगा, एक्स को कभी वी एक्स का वेरिएबल बनाऊंगा और एक्स को कभी एक्स का वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। और इस पर डिफरेंट टाइप का अगला एक क्लास 2 क्लास इस सेक्शन पे रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। हाँ, थैंक यू एवरीवन। नहीं देखिए कि शॉर्ट नोट्स को बहुत लेंदी नहीं बनाना है। शॉर्ट नोट्स जस्ट लाइक दिस व्हाट कि मतलब शॉर्ट नोट्स जो स्टैंडर्ड बातें जो है, जैसे ये बात एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पे अब हज़ारों प्रॉब्लम बन सकता है, राइट। तो दिस इज द मेन थीम। बट प्रॉब्लम में तो हर प्रॉब्लम में अपना कुछ आइडिया एक्स्ट्रा कि इसमें और क्या हो सकता था, मैं एज ए टीचर डिस्कस कर रहा हूँ, चूँकि मैं प्रॉब्लम को पूरा विजुलाइज कर लेता हूँ कि हाँ यहाँ पे, बट इसमें टाइम मुझे लगा भाई, अब मैं पिछले 20 साल से यही काम कर रहा हूँ तो वो क्या होता है कि लेकिन आपके एज में मैं भी प्रॉब्लम को सिर्फ आंसर लाने तक मतलब रखता था कि आंसर आ गया, जैसा सा पूछा गया वैसा आंसर ला के बैठ गए, क्योंकि उस टाइम तक मेरा मोटो था आईआईटी में जाना, ना कि टीचर बनना। एज ए टीचर जब बोर्ड पे आना है तो आते हैं तो क्या होता है कि मतलब देखिए आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे ऐसे इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट पॉसिबिलिटी तो बहुत है, 20 पॉसिबिलिटी है एक प्रॉब्लम में, उतना थोड़े आप सोचना है आपको तो मतलब सिर्फ इसमें है ना कि आंसर क्या है, पूछा क्या गया है, इसका आंसर क्या होगा, दैट्स इट, ठीक है। हाँ
उसी का दिया रहेगा। तो इस पर नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।